सद्यो व्रण के बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है जो इनको भी आप सद्यो व्रण के अंदर ही मॉडर्न कोरिलेशन समझ सकते हो, क्योंकि ये आगंतुज वाले ही जो है वुंड हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ स्टिंग्स एंड बाइट, अगर किसी सांप ने, बिच्छू ने या किसी दूसरे तरीके के एनिमल ने अगर जो है किसी भी तरीके से काट लिया है तो उसका आप मैनेजमेंट कैसे करोगे उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एनिमल बाइट की बात करते हैं। एनिमल बाइट में सबसे जो कॉमन है वो है रेबीज़, यानी कि डॉग बाइट। ठीक है, तो रेबीज़ जो है वो मेनली किसी भी जो भी हिंसक जानवर होते हैं उनके बाइट करने से हो सकता है, लेकिन वो खुद इन्फेक्टेड होना चाहिए उसके लिए। लेकिन ये जो है ज़्यादातर जो केसेस आते हैं रेगुलर बेसिस पे वो डॉग बाइट की वजह से होता है। ठीक है, तो रेबीज़ क्या है? रेबीज़ इज़ एन एक्यूट वायरल डिजीज़। ये जो रेबीज़ है ये जानवर को भी होगी, उस एनिमल को भी होगी जिसने बाइट किया है, तभी तो वो मैन के अंदर ट्रांसमिट होगी। ठीक है, तो रेबीज़ खुद एक ऐसी डिजीज़ है, एक्यूट वायरल डिजीज़ है। रेबीज़ का जो वायरस है वाइल्ड एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, जैसे कि जो पेट एनिमल होते हैं, कैट है, मंकी है, डॉग है, वाइल्ड एनिमल जो लोमड़ी हो गई या किसी भी तरीके के और जानवर, कई कई तरह के नाम जो भी है ना, तो इन एनिमल में ये वायरस जो होता है ये एनिमल टू एनिमल भी ट्रांसमिट होता है और एनिमल टू ह्यूमन भी ये ट्रांसमिट होता है। और कैसे ट्रांसमिट होता है? थ्रू देयर सलाइवा। जैसे ही बाइट करेगा तो जहाँ भी बाइट करेगा, जहाँ भी वुंड बनाएगा वहाँ अपना सलाइवा तो छोड़ेगा, और उस सलाइवा से वो वायरस है, रेबीज़ का जो वायरस है वो ओपन वुंड से बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। तो रेबीज़ के लिए बात इतनी याद रखनी है कि एनिमल और ह्यूमन दोनों के अंदर होने वाली ये डिजीज़ है। मैनेजमेंट कैसे करोगे? मैनेजमेंट ऑफ एनिमल बाइट वुड, बाइट होते ही सबसे पहले आपको क्या करना है? ट्रीटमेंट शुरू कर देना है। सबसे पहले हमें वुंड की टॉयलेट करनी है। क्या करते हैं इसमें कि यदि रेबीज़ का वायरस बाइट और स्क्रैच द्वारा हुआ है तो बॉडी में एंटर कर जाए तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो वुंड पर एनिमल की जो सलाइवा लगी हुई है उसको रिमूव करना है आपको। रिमूव करने का क्या तरीका है? इसमें वुंड को रनिंग वाटर, कोई भी टैप वाटर, नल चला करके कोई भी टैप वाटर रनिंग वाटर के नीचे आपको 10 मिनट तक उस वुंड को, उस एरिया को रखना है और सोप और वाटर से उसको क्लीन करना है। तो सबसे पहले वुंड की टॉयलेटिंग करवाते हैं। इसके अंदर जहाँ भी बाइट किया है उस किसी भी जानवर ने, मंकी ने, डॉग ने, किसी ने भी बाइट किया है, उस एरिया को आपको रनिंग वाटर में 10 मिनट तक सोप और वाटर से क्लीन करना है। ठीक है, ये करने के बाद आपको क्या करना है? उस वुंड पर एंटीसेप्टिक का यूज़ करना है। तो वुंड को वॉश करने के बाद ड्राई हो, जैसे ही वो पानी वाला जो ड्राई हो जाए, तो ड्राई होने के बाद कोई भी केमिकल एजेंट जैसे कि पोविडोन, आयोडीन या बीटाडीन, एल्कोहल, डिटॉल, किसी भी तरीके का आपको एंटीसेप्टिक अप्लाई करना है। और बहुत ज़्यादा ख़ास बात क्या है कि ये जो वुंड होता है इसकी आपको सूचरिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये इन्फेक्टेड वुंड है। अगर आपने सूचरिंग कर दी तो अगर वो वायरस वुंड के अंदर है तो बॉडी के अंदर ही जाएगा, क्योंकि आपने उसका बाहर निकालने का रास्ता बंद कर दिया। इसलिए बहुत ज़्यादा ख़ास बात ये है कि जितने भी बाइट वाले वुंड होते हैं, चाहे वो स्नेक बाइट का हो, एनिमल बाइट का हो, किसी भी तरीके का हो, उसमें कभी भी हम सूचरिंग नहीं करते हैं, कभी भी सीवन कर्म नहीं करते हैं और ना ही आपको कॉटराइजेशन वहाँ पे करना है। अनइम्यूनाइज्ड पर्सन है तो टेटेनस टॉक्साइड का इंजेक्शन लगाइए। अगर पर्सन को पहले कभी एंटी रेबीज़ वैक्सीन नहीं लगाया है तो उसको आपको टीटी का वैक्सीन देना है। रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोवाइड करानी है। ठीक है, तो ये पैसिव इम्यूनाइजेशन का मेथड है। इसके इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं, तो एंटी रेबीज़ जो सीरम है वो आपको इंजेक्ट कराना है। डोज क्या रखते हैं एंटी रेबीज़ सीरम की? 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट इक्वाइन रेबीज़ इम्यूनोग्लोबिन मैक्सिमम, और कितना मैक्सिमम दे सकते हो आप? 3000 तक दे सकते हो। ह्यूमन रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन जो है उसका डोज कितना है? 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, और मैक्सिमम जो है वो 1500 हो सकता है। तो ये जो वाला है वो तो जानवर के लिए है, ये जो डोज है, ठीक है, और ये ह्यूमन के लिए है। फिर आती है, ये तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स थे। ठीक है, अब आता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन का मेथड, जिसमें डायरेक्ट वैक्सीन ही इंजेक्ट की जाती है। और जो इसकी जो वैक्सीन है वो आईएम दी जाती है, और 5 बार जो
5 बार इसको लगाया जाता है, 5 इंजेक्शंस इसके दिए जाते हैं और उसका जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो क्या रहता है, जिस दिन बाइट किया है उस दिन यानी कि 0 डे, फिर उसके बाद 3rd डे, 7th डे, 14 और 28 डेज़ पर आपको इस तरीके से 5 बार जो है एंटी रेबीज़ वैक्सीन के लिए इम्यूनाइजेशन कराना पड़ेगा। सिक्स जो इंजेक्शन है D90 शुड बी गिवन टू ऑप्शनली, ऑप्शनल होता है, जिन पर्सन की इम्यूनिटी लो है उन्हीं को ही दिया जाएगा, हर किसी को नहीं दिया जाता है। और एनिमल को भी इम्यूनाइज आप कर सकते हो और इम्यूनाइज करके उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, कोई भी जो रेबीज़ का केस है उसको मैनेज कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है स्नेक बाइट। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको, आपने फोरेंसिक के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ी है, यहाँ से तो कोई क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन सिलेबस में तो पढ़ना तो है ही, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैनेजमेंट ही है आपके सिलेबस में, कौन से सांप ने काटा, कौन से किस तरीके के उसने काटा, ये आपको नहीं पढ़ना है, केवल मैनेजमेंट ही दिया है आपके सिलेबस में, इसलिए मैनेजमेंट ही लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे आप जो स्नेक के टाइप पढ़ने बैठ जाओ, सी स्नेक, वाइपर, कोबरा, किंग कोबरा, ये सब पढ़ने मत बैठना यहाँ पे। तो स्नेक जो है इंडिया में, स्नेक बाइट जो है इंपॉर्टेंट मेडिकल इमरजेंसी है, इसके कारण डेथ और क्रॉनिक डिसेबिलिटी होती है, सुनते ही अपन बहुत सारे केसेस। फेटल स्नेक इन इंडिया, कौन कौन से फेटल स्नेक है इंडिया में, कोबरा, वाइपर और क्रेथ, ये 3 मेनली फेटल हैं, इनकी वजह से डेथ केसेस ज़्यादा होते हैं। मैनेजमेंट कैसे करोगे कि जैसे ही स्नेक बाइट करेगा पेन बहुत ज़्यादा होगा, तो पेन के लिए आप ट्रेमाडोल, मस्कुलर पेन ज़्यादा होता है तो पेन के लिए पैरासीटामोल, ट्रेमाडोल दे सकते हो। एस्पिरिन, NSAID अवॉइड करनी है, बिल्कुल नहीं देनी है, क्योंकि एज अ एंटी कोएगुलेंट काम करेंगी, इसलिए बिल्कुल नहीं देनी है। टोर्निकेट भी बिल्कुल अपना ही नहीं करना है, कोई भी उसका बंधन आपको रिश्ता बंधन किसी भी तरीके का नहीं करना है। टोर्निकेट शुड नॉट अप्लाई, याद रखने वाली चीज़ें, इसी तरीके से आपको मैनेजमेंट लिखना है। यदि कोई पेशेंट इमरजेंसी में टोर्निकेट के साथ अगर आया है, मान लीजिए कि उसके घर वाले टोर्निकेट बांध लाए, वो अवेयर नहीं थे, अगर उस टोर्निकेट के साथ आया है तो आपको करना क्या है, टोर्निकेट रिमूव करने से पहले उसके वाइटल चेक करने हैं। टोर्निकेट रिमूव करने से पहले और बाद में वाइटल चेक करने हैं, उससे आपको फ्लक्चुएशन पता चल जाएगा और ये आइडिया लगा सकते हो कि पॉइजन जो है बॉडी में कितना फैल चुका है। इंजेक्शन ऑफ TT देना है, आपको ज़रूर देना है। एंटी स्नेक वीनम ASB प्रोवाइड करनी है, जो कि पॉलीवेलेंट फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट है। इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल 4 कॉमन स्पीसीज, जितनी भी, जैसे कि रसल वाइपर है, कॉमन केबरा है, कॉमन क्रेथ है, सॉ स्नेक है, सॉ स्केल्ड है, इन सभी के लिए ये जो पॉलीवेलेंट जो एंटी स्नेक वीनम है ये इफ़ेक्टिव है। एंटी स्नेक वीनम को केवल तभी ही एडमिनिस्ट्रेशन देना है, तभी ही पेशेंट को इंजेक्ट करना है जब टॉक्सिसिटी के कन्फर्मेशन साइन मिले। अब कई बार क्या होता है, जैसे कि जो रूरल एरिया में रहने वाले पेशेंट होते हैं उनको किसी और ने बाइट किया, ठीक है, लेकिन उसके जो इंस्टिंग है, बाइट मार्क है, वो सांप जैसे लगे और अंधेरे में उनको मान लो पता नहीं चला, तो वो तो यही सोच के बैठे होते हैं कि हमें सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया। तो जब तक आपको कन्फर्मेशन नहीं हो जाए कि हाँ ये सांप ने ही इसको काटा है, उसी की ये सिम्टम है, तभी आपको प्रोवाइड करनी है उस पेशेंट को पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक वीनम, वरना नहीं करनी है, क्योंकि इसके खुद के भी तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो बिना स्नेक बाइट के आपको ये बॉडी में इंजेक्ट नहीं कराना है, पहले आपको श्योर होना है कि सच में जो है पॉइजनस स्नेक ने बाइट किया है कि नहीं। नॉन पॉइजनस ने किया है तो भी बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। तो अगर आपको साइन देखने को मिल रहे हैं जैसे न्यूरोटॉक्सिसिटी है, कोएगुलोपैथी है, तो इस तरीके के अगर आपको साइन सिम्टम देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब श्योर है कि सांप ने ही बाइट किया है और आप ASB उसको दे सकते हो। लेकिन जब भी आप ASB दोगे उसके साथ आपको हाइड्रोकोर्टिसोन 100 mg प्लस एंटीहिस्टामिन, जिससे उसके अंदर कोई भी एलर्जिक रिएक्शन ना हो, इसलिए आपको पहले ही एंटीहिस्टामिन उसको प्रोवाइड कराना है और एड्रेनलिन देना है, जिससे उसके वाइटल्स जो हैं वो नॉर्मल रहें। माइल्ड टॉक्सिसिटी है तो, और अगर सिम्टोमेटिक सिस्टेमिक सिम्टम उत्पन्न हो रहे हैं तो बाइट के 3 घंटे बाद आपको जो है ASB देना है और 8 to 10 वाइल्स आपको उसको देनी है। यानी कि अगर माइल्ड टॉक्सिसिटी है, ज़्यादा पॉइजनस नहीं था, तो बाइट करने के 3 घंटे बाद आप दे सकते हो। सीवियर टॉक्सिसिटी में आपको विदिन 3 आवर्स इसको देना ही पड़ेगा, तभी पेशेंट बच पाएगा, वरना डेथ हो जाएगी। प्रत्येक वाइल में 10 ml होता है और आपको कितनी वाइल देनी है, 8 to 10 वाइल आपको देनी है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 80 ml के अराउंड आपको उसको देना है।
एएसवी को आईवी ऐसे ही नहीं कि आपने इंजेक्शन लिया और सीधा आईवी दे दिया, नहीं। आईवी फ्लूइड कोई भी, चाहे किसी भी तरीके का एनएसआरएल है, उस फ्लूइड के साथ ही आपको इसको बॉडी में इंजेक्ट करना है, डायरेक्ट इंजेक्ट नहीं करना है, वरना ब्लड के साथ इसके अलग रिएक्शंस हो सकते हैं। लोकल एट द बाइट साइड आपको एएसबी का यूज़ नहीं करना है भूल के भी, कि जहाँ पे बाइट मार्क दिख रहे हैं वहाँ पे आपने इसको अप्लाई कर दिया, नहीं, आपको डायरेक्ट इसको ब्लड में आईवी इंजेक्ट ही करना है। तो इस तरीके से ये मैनेजमेंट अच्छे से याद रखना। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछेंगे तो स्नेक वाला ही पूछेंगे, वरना यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर आता है एनिमल स्टिंग, जो इंसेक्ट हैं तो उनमें सबसे पहले आता है स्कॉर्पियन, बिच्छू वाला। तो स्कॉर्पियन स्टिंग आर पेनफुल बट रेयरली लाइफ थ्रेटनिंग। पेन तो इतना होता है बिच्छू के काटने पर कि अच्छा, वो बहुत ज़्यादा अनबियरेबल पेन होता है, बिल्कुल सहन नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा बहुत रेयर देखने को मिलता है कि उसकी डेथ हो जाए। तो लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं होता है ये, लेकिन पेनफुल बहुत ज़्यादा है। सिम्टम क्या आएंगे? बिच्छू काटे का पेन बहुत ज़्यादा भयंकर होता है। आपने देखा हो कभी किसी को अगर बिच्छू ने काटा है, तो उस पेशेंट से अगर आप कभी मिले हो तो वो मतलब पूरे मोहल्ले को, पूरे हॉस्पिटल को सर पर उठा लेता है, इतना भयंकर। क्योंकि बर्निंग वाला पेन होता है, बर्निंग साथ में बहुत ज़्यादा होती है, बर्निंग पेन होता है, इसलिए चिल्ला चिल्ला के हालत ख़राब कर देता है। तो पेन बहुत ज़्यादा होगा। नंबनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन उस पूरे एरिया में, हाथ में पैर में काटा है तो उस पार्ट पे या कंप्लीट बॉडी में हो सकती है। हल्की सी स्वेलिंग देखने को मिलेगी, तुरंत ही बीपी बढ़ेगा, क्योंकि ये तुरंत ही बॉडी में क्या करते हैं, पित्त को बढ़ाते हैं। तो हाइपरटेंशन होगा, टैकीकार्डिया होगा और अरिदमिया होगा। ठीक है, मैनेजमेंट कैसे करोगे? आपको जो इंस्टिंक्ट एरिया है उसको क्लीन करना है विद माइल्ड सोप एंड वाटर। क्लीन करना है जिससे वहाँ पे अगर उसका डंक लगा भी है तो वो उस सोप और वाटर की हेल्प से, अगर बाहर ही है तो निकल सकता है। ठीक है, अप्लाई कूल कंप्रेस टू द अफेक्टेड एरिया फॉर 10 मिनट। पहले आपको क्या करना है, बर्फ़ की सिकाई करनी है 10 मिनट तक। ठीक है, फिर 10 मिनट के लिए हटा लेना है, फिर वापस से उसको रीअप्लाई करना है, क्योंकि बर्निंग पेन होता है। मैंने अभी क्या बोला, बर्निंग पेन होता है, इसलिए आपको कोल्ड कंप्रेस ही उसको प्रोवाइड करना है, बर्फ़ की ही सिकाई उसकी करनी है। स्वेदन कर्म आप यहाँ पे नहीं करवा सकते। तो पहले 10 मिनट तक अप्लाई करो, फिर उठाओ, फिर 10 मिनट तक, तो यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। या पेन रिड्यूस पर वीनम को स्प्रेड होने से भी, क्योंकि जो आइस आप अप्लाई करोगे वो ब्लड को ज़्यादा तेज़ी से फैलने पर भी रोकेगा, तो जल्दी से इसका जो वीनम है वो स्प्रेड नहीं होगा। यदि डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, निगल नहीं पा रहा है, तो आपको फूड इनटेक उसको नहीं कराना है, आईवी ही आप इंजेक्ट करा दीजिए फ्लूइड वगैरह। एनाल्जेसिक और सेडेटिव आप उसको दे सकते हो, पेन किलर तो आपको देनी ही पड़ेगी क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्कॉर्पियन बाइट को मैनेजमेंट कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है इंसेक्ट बाइट। ठीक है, तो बाइट फ्रॉम फायर आंट्स एंड द स्टिंग फ्रॉम बीज, मधुमक्खी, वास्प एंड हॉर्नेट्स आर मोस्ट पेनफुल। मधुमक्खी ने काट लिया, ठीक है, या फिर जो चींटी होती है उसने काट लिया, फायर आंट ने काट लिया, तो उनका जो बाइट है वो ज़्यादा कॉमन है और मोस्ट पेनफुल भी यही होते हैं। इनके भी क्लिनिकल फीचर्स सेम से ही होते हैं। पेन होगा, रैशेस होते हैं, स्वेलिंग आएगी उस एरिया पे, ईचिंग होती है बहुत ज़्यादा, बर्निंग भी होगी, नंबनेस होती है और टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलते हैं। ट्रीटमेंट कैसे करोगे? सबसे पहले पेशेंट को आपको आश्वासन देना है, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, पेशेंट को आपको काम करने की, यानी कि शांत करने की कोशिश करनी है। यदि स्किन पर स्टिंग, टिक और हेयर उस एनिमल के, इंसेक्ट के लगे हुए हैं तो आपको उसको रिमूव करना है। वॉश द अफेक्टेड एरिया विथ सोप एंड वाटर, ये तो कॉमन है, ये तो हर किसी में आपको करना ही है। अप्लाई कोल्ड कंप्रेस, क्योंकि यहाँ पे भी बर्निंग हो रही है, हमने देख लिया, तो कोल्ड कंप्रेस अप्लाई करना है 10 मिनट्स के लिए। रेज एंड एलिवेट द अफेक्टेड एरिया, जिससे क्या है, हार्ट के लेवल से उसको ऊपर उठा के रखना है। एनाल्जेसिक और एंटी हिस्टामिन उसको प्रोवाइड करानी है। ठीक है, तो ये आपका जो मॉडर्न वाला कोरिलेशन है, जिसको आप सद्यो व्रण का भी मॉडर्न कोरिलेशन समझ सकते हो, या फिर एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्ट ही टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लिख सकते हो। बाकी यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर आप चांसेस हैं तो वो स्नेक वाला ही पूछा जाएगा, और आपसे यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, इसलिए 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये टॉपिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे दग्ध व्रण की।